हेलो। आपका हैंडराइटिंग अच्छा है सर। हम्म, इसमें देखो, इसका पीरियोडिक लॉ बताओ तो पहले क्या था पीरियोडिक लॉ। एलिमेंट्स को अरेंज किसके बेसिस पे किया गया था? सर इन देयर सर छोटा से इंक्रीजिंग ऑफ बड़ा। द एटॉमिक मासेस। बेसिस ऑफ अरेंजमेंट क्या था इसका? एटॉमिक मासेस। ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक, Increasing order of atomic masses. ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये बोला गया था कि मतलब जब हम लोग एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर हुए थे, अगर उनको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अगर अरेंज करना स्टार्ट करें तो एक ऐसा इंटरवल आएगा, उस इंटरवल के बाद सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसका कुछ कुछ अचीवमेंट्स भी था एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद। तो मेरिट्स, जिसके नाम से सारे साइंटिस्ट का मेरिट्स और डिमेरिट्स है अलग अलग, तो इसका मेरिट्स बताओ, 2-3 मेरिट्स बताओ, ये सब लिखने आता है एग्जाम में। बोलो। सर पहला नोबल गैसेस का लोकेशन पता चल गया था। हाँ, पहला देखो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। पहला है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ये मतलब ये पहला साइंटिस्ट था जो कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे सबको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज कर पाया था। मतलब काफी स्ट्रगल के बाद ये अरेंज कर पाया था। मतलब बेसिस क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया था। दूसरा मेरिट क्या था? Sir, he corrected the atomic masses of some element. हाँ, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। कौन कौन से एलिमेंट का एटॉमिक मास करेक्ट किया था? Beryllium. हाँ, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। बेरिलियम का इससे पहले जो है, बिफोर मेंडलीव, इसका एटॉमिक मास कितना लिया जाता था? 14.9 यू सर। नहीं, 13.5 लिया जाता था। लेकिन मेंडलीव इसको करेक्ट करके कितना कर दिया, 9, जो कि इसका एग्जैक्ट है। अब ये करेक्ट एटॉमिक मास है। ठीक है, तो इससे पहले इसका 13.5 लिया जाता था, अभी करेक्ट करके ये 9 किया था। तीसरा अचीवमेंट बताओ, ये सबसे मेजर अचीवमेंट है। बोलो। सर 3 एलिमेंट्स Sir, which were not discovered. हाँ, मतलब ये सबसे मेजर अचीवमेंट है, इसके वजह से इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, मतलब ये उस समय जो जो एलिमेंट्स, कुछ कुछ एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं भी हुए थे, उनके प्रॉपर्टीज को ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था और उनके लिए ये गैप्स भी छोड़ा था। कौन कौन सा एलिमेंट था बताओ? और उसका नेम भी रखा था, उसको हम लोग ऐसे जानते हैं, एका बोरोन है पहला एलिमेंट। एका बोरोन कौन सा एलिमेंट था? कैंडियम। स्कैंडियम। स्कैंडियम का सिंबल क्या होता है? Sc। इसके बाद बताओ, एका एल्युमिनियम। एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट है? गैलेनियम। गैलियम। गैलियम Ga से डिनोट करते हैं। और का सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, ये कौन सा एलिमेंट है? जर्मेनियम, जर्मेनियम। जर्मेनियम, ये Ge से डिनोट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और था, एका मैंगनीज। मैंगनीज समझते हो ना, Mn जिसका होता है सिंबल, ये भी एक मेटल ही है। ये था टेक्नीशियम, इसको Tc से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स थे जिसके बारे में वो पहले से, जो इस समय डिस्कवर नहीं भी हुए थे, इनको ये पहले से प्रेडिक्ट करके रखा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब बाद में ये सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो जब इनके प्रॉपर्टीज को मैच किया गया तो एग्जैक्टली सेम आया जैसा वो पहले से प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, और सर एक लास्ट और वाला एलिमेंट इंजीनियरिंग किया था। लास्ट वाला एलिमेंट क्या बोल रहे हो? हाँ, ये भी एक का मैंगनीज टेक्नीशियन है। एक और है फोर्थ, ये बताओ, एक और मेरिट बचा हुआ है, बोलो।
हेलो सर हेलो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था वो। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट तो पहला ही हो गया, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट में। फोर्थ है कि पोजीशन ऑफ नोबल गैस। मतलब उस समय देखो मेंडलीव जब अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा था तो उस समय नोबल गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, लेकिन बाद में नोबल गैसेस का जब डिस्कवरी हो गया तो नोबल गैसेस के डिस्कवरी होने के बाद उसको उसके पीरियोडिक टेबल में एक सिंपली एलिमेंट्स को इधर उधर नहीं करना पड़ा, डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा उसकी पोजीशन को। उसके लिए एक अलग से ही ग्रुप ये ऐड कर दिया जिसको कि जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसमें जीरो ग्रुप में कौन थे? सिंपली नोबल गैसेस के सारे एलिमेंट्स है जीरो ग्रुप में वो रख दिया गया। जिसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, क्योंकि नोबल गैसेस का एडिशन जो है ये बाद में हुआ था, उसका डिस्कवरी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनने के बाद हुआ था, तो इसलिए इसको कुछ मॉडिफिकेशंस करना पड़ा। तो ये सारा अचीवमेंट्स हो गया या मेरिट्स हो गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, ये सब लिखा हुआ है ना तुम लोग के पास। हेलो यस सर। चलो अब डीमेरिट्स बता दो, जल्दी जल्दी बताओ, स्टार्ट करेंगे आगे। सर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। डीमेरिट्स में पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स सबसे बड़ा डीमेरिट है ये क्या था? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स में बताओ तो। आइसोटोप्स पता है ना, जैसे हाइड्रोजन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो जैसे ये हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाँ, तो हाइड्रोजन के जैसे 3 आइसोटोप्स हैं, 1 1 1 2, ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। तो देखो इसका बेसिस जो था ये एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया था, एटॉमिक मास। अब देखो एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो तीनों हाइड्रोजन क्या एक ही पोजीशन पे आना चाहिए क्या? तीनों के लिए अलग अलग पोजीशन होना चाहिए ना, क्योंकि मास तीनों का क्या है? डिफरेंट है, मास डिफरेंट है ना सबका। हेलो यस सर। हाँ सर हाँ, डिफरेंट है। तो मास डिफरेंट है तो पोजीशन भी क्या होना चाहिए था? इसके अकॉर्डिंग अलग अलग होना चाहिए था। बट ये क्या था, हाइड्रोजन के पोजीशन, हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसको सिंपली एक ही पोजीशन पे रखा था, लेकिन हाइड्रोजन का तो नेचर में तीनों आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, क्लियर है ना। तो इसके पोजीशन को ये जस्टिफाई नहीं कर पाया कि क्यों एक ही पोजीशन पर रखा है, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाया था, ठीक है। और चलो ये हो गया। दूसरा जो इसका डिमेरिट था बताओ, सेकंड डिमेरिट। The Based on position of atomic hydrogen is not fixed. हाँ, वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी था कि वो फिक्स नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये पता होगा ना कि हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल से भी मैच करता है उसका प्रॉपर्टी, और उसका हेलोजन से भी मैच करता है। हेलोजन किसको बोलते हैं हम लोग? ये वाला ग्रुप जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन chlorine, और chlorine, bromine. आयोडीन, ये सबको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? हेलोजन। और एक होता है अल्कली मेटल, अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? Hydrogen, lithium, sodium, potassium. अल्कली मेटल, हाँ, अल्कली मेटल में है हाइड्रोजन सबसे ऊपर आता है, फिर लिथियम, सोडियम, Sodium, फिर potassium, पोटाशियम, रुबिडियम, पोटाशियम, फिर rubidium और फिर cesium. बोलो, Cesium. रुबिडियम और सीजियम, CS, ठीक है, सीजियम में, क्लियर है ना। और इसके बाद आता है फ्रांसियम जो कि FR से डिनोट करता है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसमें। तो देखो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है ये सर्टन ही है, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन को तो अल्कली मेटल के साथ रख दिया है, बट इसका प्रॉपर्टीज जो है हेलोजन के साथ भी मैच करता है, तो हेलोजन के साथ उसको नहीं रखा गया, तो इसके लिए भी ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये दूसरा डिमेरिट था। एक और डिमेरिट है कि एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एनामलस पेयर मतलब क्या होता है? एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कुछ कुछ जगह पे ये
मतलब इसका जो बेसिस था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये देखा गया कि वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रखा गया, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको पहले ही रखा गया है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है आर्गन और पोटाशियम का। ठीक है, आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है ये 39.9 होता है, और पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है ये 39.1 है। ठीक है, अब इसमें देखो एटॉमिक मास किसका ज्यादा है, आर्गन और पोटाशियम में किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, आर्गन आर्गन का। तो इसका जो लॉ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे जो अरेंजमेंट है इसका, उसके हिसाब से कौन पहले आना चाहिए और कौन बाद में आना चाहिए। आर्गन पहले आना चाहिए और वो बाद। आर्गन पहले आना चाहिए, एटॉमिक मास ज्यादा जिसका है वो बाद में पोटेशियम आएगा। पहले आना। तो पोटेशियम पहले आना चाहिए। हाँ, तो जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आना चाहिए, और एटॉमिक मास ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए। बट ये क्या था, आर्गन को पहले रखा था और पोटाशियम को बाद में रखा था। ठीक है, अपने पीरियोडिक टेबल में। तो ये तो इसके ही लॉ को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, फॉलो कर रहा है वो अपने खुद के लॉ को, कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ये, और इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों आर्गन को पहले रखा गया, जबकि इसका मास ज्यादा है तो इसको पोटाशियम के बाद होना चाहिए था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनामलस पेयर। एनामलस पेयर मतलब इररेगुलरिटी है, मतलब ये इसके ओरिजिनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका एक एग्जांपल ये है पहला वाला। दूसरा एग्जांपल था टेलुरियम और आयोडीन के केस में। ठीक है, जैसे एक एलिमेंट है टेलुरियम, टी से डिनोट करते हैं इसको, इसका एटॉमिक मास होता है 127.6, और एक एलिमेंट है आयोडीन, आयोडीन को आई से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक मास है 126.9। तो यहाँ भी वही चीज था, मतलब इसके लॉ के अकॉर्डिंग पहले किसको आना चाहिए था, आयोडीन को पहले आना चाहिए था, क्योंकि मास क्या है इसका, कम है। फैन ऑफ कर दीजिए ना। ठीक है, और टेलुरियम क्या आना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था। बट ये यहाँ भी ये क्या किया था, टेलुरियम को पहले रखा था और आयोडीन को बाद में रखा था। ये भी क्या है, इसके लॉ को फॉलो कर रहा है क्या, कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एनामलस पेयर। ठीक है, मतलब वो उसके जो ओरिजिनल लॉ है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। क्लियर है? ये दूसरा डीमेरिट हो गया। एक और डीमेरिट बताओ इसका। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी सर इसका एक्सप्लेन। एक और एग्जांपल है। हाँ, एक आयरन और कोबाल्ट वाला हो, कोबाल्ट और निकल वाला। हाँ कोबाल्ट और निकल। हाँ वही, सॉरी निकल। यहाँ ये तीसरा एग्जांपल है। जैसे यहाँ भी वही चीज है कि कोबाल्ट का मास जो होता है निकल से क्या है, ज्यादा होता है, बट पीरियोडिक टेबल में पहले किसको रख दिया है, कोबाल्ट को ही पहले रख दिया और निकल को बाद में रखा है। इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, ये तीन एग्जांपल हो गए इसके। एनामलस पेयर्स में ये आएगा तो ये लिख देना इसमें। अब तीसरा है इसमें डीमेरिट की कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये तो ये बोला था कि एलिमेंट्स जो है जब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल क्या होंगे, रिपीट होंगे, ये बोला था ना। बट ये रीजन नहीं बताया था कि रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों रिपीट हो रहा है, ये रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी ये नहीं बता पाया था, सिर्फ ये बोला था कि एलिमेंट्स रिपीट होंगे, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, ये हो गया कुछ कुछ डीमेरिट्स हो गया मॉडर्न, सॉरी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जब फेल हो गया, मतलब ये सारे जब डीमेरिट्स हो गए, इसी को करेक्ट करने एक और साइंटिस्ट आया था, इसके बाद करेक्शन हुआ था, उसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो इसके बाद नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सर अतुल सर एक और लिखवाए थे, क्या? AG and AU were placed in the same group although they have different properties.
हाँ इसमें ये भी था कि गोल्ड और सिल्वर का सेम एजी एंड एयू। कौन कौन सा एग्जांपल देखो ढंग से। एग्जाम्पल नहीं, दूसरा डिमेरिट बताए थे सर। क्या? Sir, silver and gold were placed in the same group. हाँ कॉपर जैसे इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, सिल्वर एंड Gold. गोल्ड। Yes, sir. हाँ इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, देखो कुछ कुछ एलिमेंट्स को ये सेम ग्रुप में रखा था। मतलब ये बेसिस क्या था कि ये बोला था कि एलिमेंट्स को जब हम लोग अरेंज करेंगे तो जो सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स होंगे उनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो सेम होना चाहिए। बट कुछ एग्जांपल ऐसा मिल गया जिसमें कि एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज डिफर कर रहे थे फिर भी वो सेम ग्रुप में ही रखा गया था, तो वही एग्जांपल है उसमें। ठीक है, इन्हीं सारे चीज को करेक्ट कौन किया, कौन किया था करेक्ट बताओ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का किसका था कंट्रीब्यूशन? साइंटिस्ट कौन था? Henry Moseley. हाँ ये पढ़े हो तुम लोग इसके बारे में, कुछ पढ़ के ना। आए हो कुछ? हेनरी ना। मोस्ले। Yes, नहीं sir. सर। देखो इसमें बस एक ही चीज करेक्शन है कि पीरियोडिक लॉ जो था, एक ये भी एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। पीरियोडिक लॉ में क्या था बताओ? वहां पे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में सिर्फ एक ही वर्ड करेक्ट किया था, वहां जो एटॉमिक मासेस था उसको रिप्लेस करके ये किसके बेसिस पे कर दिया, एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर कर दिया बस। तो इसमें लिख लेना पीरियोडिक लॉ इसका क्या था कि ये पीरियोडिक लॉ है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic numbers। ठीक है, क्लियर है ना? तो बस यहाँ पे देखो एक ही चीज करेक्शन है उसमें। मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक लॉ था उसमें क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस था, बस उसी को करेक्ट करके ये किसमें बदल दिया, एटॉमिक मास को रिप्लेस कर दिया एटॉमिक नंबर से। तो अब देखो एटॉमिक नंबर से जैसे ही रिप्लेस हो गया तो जितना भी डीमेरिट्स था मेंडलीव का वो सारा इसके लिए क्या हो जाएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जो मेंडलीव का डीमेरिट्स था इसके लिए क्या बन जाएगा, Merits. मेरिट्स बन जाएगा। तो देखो उसमें सारा चीज एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे देखो पहला वाला जैसे था उसका डी इसमें मेरिट्स क्या आ जाएगा, जैसे देखो वो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ना, पीरियोडिसिटी को हाँ बोलो। सर यहाँ periodic function का मतलब क्या होगा? पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब हुआ कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद वो क्या होंगे, रिपीट होने लगेंगे। पीरियोडिक मतलब क्या होता है, आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम वो क्या होगा, उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, रिपीट होंगे मतलब जिन जिन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज रिपीट होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम ग्रुप में आते जाएंगे। तो ये एलिमेंट्स को देखो इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ग्रुप्स और पीरियड्स में, ग्रुप्स और पीरियड्स में। तो टोटल ग्रुप्स कितने बने इसमें बताओ? टोटल 18 ग्रुप्स थे। ग्रुप्स किसको बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं। ग्रुप्स मतलब क्या हुआ, वर्टिकल Vertical column. कॉलम्स। और पीरियड्स किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल Horizontal column. रोज। Sorry. Those. ठीक है, वर्टिकल कॉलम हो गया ग्रुप्स। तो टोटल ग्रुप्स इसमें कितने थे, 18 ग्रुप्स थे। और पीरियड्स टोटल कितने थे, 7. 7। ठीक है, तो इसको इसलिए बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए थे। इसमें पूरा एलिमेंट्स को, सारे एलिमेंट्स को कवर कर लिया गया था। तो इसमें देखो मेंडलीव्स का जो डीमेरिट था, सबसे पहला डीमेरिट था कि वो पीरियोडिसिटी जो बताया था
कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन कर पा रहा था क्या? नहीं सर। होंगे वो बता नहीं, लेकिन इसमें रीजन भी पता चल जाएगा। कैसे रीजन पता चलता है? देखो, जैसे मान लो इसमें ग्रुप 1 जो होता है, पहला ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ये पढ़ोगे आगे, आगे सब क्लास में जाओगे तो सेपरेट, हम लोग 11th में जाओगे तो सेपरेटली सारे ग्रुप्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 जो है ये कौन सा है? अल्कली मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है ना तुम लोगों को? यस सर। हाँ सर। ठीक है, एलिमेंट्स कौन कौन सा आएगा बताओ इसमें? पहला वाला ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन, फिर लिथियम, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटाशियम। ठीक है, तो इसी का देखते हैं ये। हाँ, यहाँ पे क्या है, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है? 1 होता है। लिथियम का एटॉमिक One. नंबर, लिथियम का 3 सर 2p 3, सोडियम का 11 11 पोटाशियम का 19 19। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये सारे एलिमेंट्स क्या थे? सब सेम ग्रुप में आ रहे हैं। सेम ग्रुप में आ रहे हैं मतलब इनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम ही होंगे, सिमिलर होंगे, तभी तो सेम ही ग्रुप में आ रहा है। अब क्यों ये सेम ग्रुप में आ रहा है, इसको एक्सप्लेन किया गया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सर बेसिस। स्क्रीन फ्रीज हो गया मेरे में। क्या हो रहा है? हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। सर यस हाँ सर। चलो ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का तो 1 ही होगा। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे बताओ? 2, 2 1 1। ये सब पढ़े होगे ना 9th में, के एल एम शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल में 8, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, एम में 8 और एन में 18। सोडियम का क्या आ जाएगा? 281, 281। पोटाशियम का क्या आ जाएगा? 2881, 2881। 1, देखो, इन सभी में सिमिलैरिटीज क्या मिल रहा है? कुछ सिमिलर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से? वैलेंस One. इलेक्ट्रॉन 1 होगा। वैलेंस शेल समझते हो ना? वैलेंस हाँ इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबका आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? One. ठीक है, तो ये इसी की वजह से इनके प्रॉपर्टीज भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्योंकि देखो, इनका प्रॉपर्टीज जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जो होता है वो कहाँ से होगा? आउटर मोस्ट सेल से ही होता है ना। इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कहाँ से होता है? उसके आउटर मोस्ट सेल से ही होता है। तो यहाँ पे देखो, इनके आउटर मोस्ट सेल में, सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब सभी कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है? 1, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इनके प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे? सेम होगा। सेम होंगे। इसलिए ये सारे क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। तो ये चीज मेंडलीव एक्सप्लेन कर पाया था क्या? नहीं। नहीं। तो ये चीज किससे एक्सप्लेन हो जा रहा है? जब हम लोग मॉडर्न प्रोडक्ट। एटॉमिक मास को रिप्लेस कर दिया एटॉमिक नंबर से, ठीक है, तब एलिमेंट्स क्यों रिपीट हो रहे हैं, पीरियोडिसिटी क्यों आ रहा है, उसका रीजन पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखोगे क्या है? पहला अगर हम लोग लिखें तो इट एक्सप्लेन्स, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, नोट करते जाना इसको। ये इसका मेरिट्स हो गया। इट एक्सप्लेन्स द periodicity of properties of elements and relates them to their, किससे रिलेट किया गया? Atomic इलेक्ट्रॉनिक number. Sorry. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोट कर रहे हो? Yes sir. हाँ, तो ये पहला इसका मेरिट्स हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का।
दूसरा बताओ मेरिट। पहला तो ये हो गया, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को ही एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड क्या हो जाएगा बताओ। देखो उसमें मेंडलीव का जो जो डीमेरिट था उस ये सारा इसके लिए क्या बन जाएगा, मेरिट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मेंडलीव का दूसरा डीमेरिट क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को एक्सप्लेन कर पाया था क्या? नो सर। नहीं। नहीं, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक मास क्या होता है, अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आइसोटोप्स का पोजीशन क्या होना चाहिए था, अलग अलग होना चाहिए था। बट ये क्या किया, एटॉमिक मास को रिप्लेस कर दिया किससे, एटॉमिक नंबर से। तो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है क्या? एटॉमिक नंबर क्या होता है, सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, सेम वैल्यू। इसलिए उसका पोजीशन अलग होना चाहिए। क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो एक एलिमेंट के लिए तो एक ही पोजीशन आएगा ना, उसके कितने भी आइसोटोप्स हों सबके लिए पोजीशन क्या होगा, एक होगा। एक ही पोजीशन होगा। तो एटॉमिक मास को बस रिप्लेस कर दिया गया एटॉमिक नंबर से, तो जो भी उसका डीमेरिट था वो इसके लिए क्या बन गया, मेरिट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि द रीजन फॉर प्लेसिंग आइसोटोप्स एट वन पोजीशन, एट वन पोजीशन मतलब एक ही पोजीशन पे हम लोग, इज जस्टिफाइड, इसको जस्टिफाई कर दिया कि नहीं है। कैसे जस्टिफिकेशन मिला, बस सिर्फ एटॉमिक मास को किससे रिप्लेस कर दिया, बोलो। एटॉमिक नंबर से। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसको लिख लो, ये सेकंड मेरिट बन गया इसका, लिख लिए। यस सर। चलो ये सेकंड हो गया। तीसरा बताओ। बोलो तीसरा। अब जैसे एक एग्जांपल बताए थे, जैसे ये आर्गन और पोटेशियम वाला बताए थे ना, यस मेंडलीव सर। वाले में। तो ये क्या था, मेंडलीव इसको एक्सप्लेन कर पाया था क्या, आर्गन का मास क्या होता है, ज्यादा होता है और पोटेशियम का मास कम होता है। तो वो बल मास के बेसिस पर अगर देखें तो आर्गन को बाद में होना चाहिए था और पोटेशियम को पहले होना चाहिए था, बट आर्गन जो है ये पहले था और इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था कि क्यों पहले रखा गया। यहाँ अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका रीजन हमको मिल जाएगा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग किसके बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज कर रहे हैं। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो बाद में आएगा और जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो पहले आएगा। तो आर्गन एटॉमिक नंबर कितना होता है आर्गन का, 18, और पोटेशियम का कितना होता है, 19। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया तो पोटेशियम क्या आया, बाद में आएगा, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और आर्गन का 18। तो उसका उसका हाँ, तो डीमेरिट दूर हो गया ना मेंडलीव का। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स that were misfits मतलब जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो मेंडलीव, ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर could be justified on the basis of atomic number। ठीक है, ये चीज़ है। इसमें एक और है कोबाल्ट और निकल वाला जो एग्जांपल था, एग्जांपल में एक लिख सेकंड नीचे करिए ना। इसमें देखो कोबाल्ट और निकल, ठीक है,
यहाँ भी वही चीज है कि कोबाल्ट का मास क्या है, ज्यादा होता है और निकल का मास कम होता है, तो मास के बेसिस पे तो ये गलत ऑर्डर है, बट यही अगर हम लोग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करेंगे तो ये सही ऑर्डर है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। 8। तो निकल का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए निकल बाद में है, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम है इसलिए कोबाल्ट पहले है। ठीक है, ये सारे मिसफिट्स को, जितने भी एनामलस पेयर्स थे उसको भी ये करेक्ट कर दिया। तो ये 3 इसके क्या हो गए, मेरिट्स किसका मेरिट सही है बताओ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो ये मेनली 3 ध्यान रखना सबका। अब इसमें डीमेरिट भी है इसका, पढ़े हो डीमेरिट? फिर हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन ऑफ नहीं हो पाया वाज अभी तक पोजीशन। तो ये भी अभी इसमें भी पूरा 2 डीमेरिट इसका अभी भी बाकी है जिसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी सबसे लेटेस्ट तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं। क्या क्या डीमेरिट है बताओ इसमें? हाइड्रोजन का पोजीशन। पीरियोडिक टेबल तुम लोग के पास खुला हुआ है क्या? बुक है सबके पास पीरियोडिक टेबल? हाँ सर। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, मॉडर्न वाला। हाँ सर। हाँ, तो इसमें पहला डीमेरिट वही वाला, हाइड्रोजन का पोजीशन। कि हाइड्रोजन जो है, लिख लेना, हाइड्रोजन रिसेंबल्स, ये बताए थे ना, बोथ द अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल मतलब पहला वाला ग्रुप जो है उससे भी इसका प्रॉपर्टीज मैच करता है, और हेलोजन से भी मैच करता है। हेलोजन किसको बोलते हैं? वही क्लोरीन क्लोरीन वाला जो ग्रुप है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला। बट दोनों से प्रॉपर्टी मैच करता है, बट इसको रखा किसके साथ गया है? बोलो। अल्कली मेटल्स के साथ। हाँ, बट इट हैज बीन प्लेस्ड विद अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो इसका भी ये जस्टिफिकेशन नहीं है अभी तक कि क्यों अल्कली मेटल के साथ रखा गया, हेलोजन के साथ क्यों नहीं रखा गया। ठीक है ना, पहला डीमेरिट हो गया इसका। ये एक और डीमेरिट है, अगर पीरियोडिक टेबल तुम लोग के पास खुला हुआ होगा तो उसमें देखो, है खुला हुआ सबके पास? हाँ सर, खुला है। तो उसमें देखोगे कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है वो मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में नहीं है, उसको स्पेशली अलग से रखा गया है, नीचे 2 टेबल बना हुआ होगा, दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। उसमें लिखा हुआ पहला वाला जो रो होगा वो लैंथेनाइड्स है, और दूसरा वाला जो रो है वो एक्टिनॉइड्स। एक्टिनाइड्स। ठीक है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स है, और दूसरा वाला जो रो है उसको एक्टिनॉइड्स। ठीक है, ES लिखो। यहाँ देखो, ये एक डिमेरिट एक ये भी रह गया है कि इन दोनों को जो है सेपरेटली रखना पड़ा, मतलब मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में इसके लिए जगह नहीं बन पाया। ठीक है, इसको हम लोग को मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में इसको जगह नहीं मिल पाया, इसको अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। क्लियर है ना? तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स हैव नॉट बीन प्लेस्ड, ऐसे लिख लेना, have not been placed in the main body of the periodic table। ठीक है, मेन बॉडी में इसको जगह नहीं मिल पाया, इसको सेपरेटली अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 अलग अलग रो बना हुआ है उसके लिए, पहला वाला जो रो है वो लैंथेनॉइड्स का है और दूसरा एक्टिनॉइड्स का। ये दो डीमेरिट है इसके। तो सबका, जितने भी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस पढ़े हो अभी तक, सबका मेरिट और डीमेरिट ध्यान रखना। मेंडलीव्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबका मेरिट्स और डीमेरिट्स ये सब 3 पॉइंट एटलीस्ट याद रखना। इसका 2 ही है डीमेरिट, इसके 2 ही याद रखना। सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्रिएटर कौन था?
क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्रिएटर मतलब जो एस्टैब्लिश किया था मेंडलीव के बाद जिसको करेक्ट किया था उसका नाम हेनरी मोस्ले, हेनरी वो मोस्ले। लिखे थे ना शुरुआत में ही थे। मैंने लिखा था actually। हाँ ये हेनरी मोस्ले, हाँ ठीक है। हाँ हो गया, नोट कर लिए इसको। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हिस्ट्री के बारे में था मेनली कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना था, मतलब लॉन्ग फॉर्म अभी जो हम लोग लेटेस्ट पढ़ते हैं वहां तक कैसे पहुंचा गया। तो डायरेक्टली ये एक दिन का कंट्रीब्यूशन नहीं था, अलग करीब करीब 100 साल लगे थे ये यहाँ तक पहुंचने के लिए। अलग अलग साइंटिस्ट का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहले क्या क्या पढ़े थे तुम लोग? पहले लॉ ऑफ ट्राइड्स, ट्रायड्स, हाँ लॉ ऑफ ट्राइड्स पढ़े हो गए। उसके बाद क्या आया था? ऑक्टेव्स, Octaves. न्यूलैंड लॉ Newland ऑफ octaves. ऑक्टेव्स पढ़े न्यूलैंड्स हो लॉ गए। ऑफ ऑक्टेव्स, उसके बाद क्या पढ़े? मैनली, Mendeleev periodic. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद जो लेटेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो मॉडर्न हेनरी periodic table. मोस्ले। And periodic table. जो अभी फॉलो करते हैं हम लोग मेनली। तो इसमें ध्यान रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लेटेस्ट अभी फॉलो कर रहे हैं ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है किसके बेसिस पे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक Atomic number. नंबर के बेसिस पे। और इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स बनाया गया अलग अलग। तो टोटल वर्टिकल कॉलम जितने भी हैं उसमें देखोगे 18. टोटल वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स बोलते हैं उसको, तो टोटल कितने हैं? 18 है। और हॉरिजॉन्टल रोज काउंट करो कितने हैं टोटल? 7। 7 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये हिस्ट्री के बारे में था मेनली कि पीरियोडिक टेबल कैसे यहाँ तक हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक कैसे पहुंचे, कौन कौन साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन और एग्जांपल के साथ ये सब ध्यान रखना, मेरिट्स डिमेरिट्स सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेनली याद ही रखना है तुम लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद जो इस टॉपिक में पढ़ना है तुम लोग को मेनली तो यही हिस्ट्री से ही रिलेटेड, हिस्ट्री ही है मेन टॉपिक तुम लोग का। इसको डिटेल में 11th में अच्छे से पढ़ोगे उसमें। तो इसमें कुछ कुछ बेसिक ये दिया हुआ है, ट्रेंड दिया हुआ है, ट्रेंड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड मतलब समझते हो? ट्रेंड मतलब क्या होता है बताओ? ट्रेंड मतलब कैसे वेरी कर रहे हैं एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप में और पीरियड्स में। अगर हम लोग अरेंजमेंट देखेंगे तो उनके प्रॉपर्टीज में कैसे वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। उसको हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं। एटॉमिक साइज का ट्रेंड है, वैलेंसी का ट्रेंड है, फिर उसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज देखोगे, ठीक है। तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज है। इसमें तुम लोग को एक्सेप्शंस नहीं पढ़ना है, वो सब सारा चीज एक्सेप्शंस के बारे में 11th में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अभी जनरल ट्रेंड ही पढ़ना है कि कैसे वैरी करता है एलिमेंट्स का। तो इसमें देखो ट्रेंड्स जो सबसे पहला है, बुक खुला हुआ है सबके पास? क्या बुक है एनसीईआरटी का? हाँ सर, खुला है। तो सबसे पहला ट्रेंड अगर देखोगे तो उसमें वैलेंसी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ, बताओ तो वैलेंसी, वैलेंसी समझते हो ना? वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी का डेफिनेशन बताओ। If the combining capacity of an element is known as valency. हाँ, किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। तब देखो वैलेंसी अगर तुमको नहीं याद है उसके लिए याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग को आता होगा तो वैलेंसी खुद भी निकाल सकते हो। जैसे इसमें 9th में पढ़े होगे तुम लोग डिटेल। जैसे मान लो कोई एक मेटल दे दिया गया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होगे ना, मेटल और नॉन मेटल होता है। मेटल का जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है मेटल? लूज करता है। मेटल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और नॉन मेटल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? गेन करता है electrons। ये पढ़े हो ना? अब हम लोग मेटल और नॉन मेटल कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो जनरली बोला जाता है
कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उस एलिमेंट का, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो जनरली क्या कहलाएगा? मेटल में आएगा। अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो क्या कहलाएगा? नॉन मेटल कहलाएगा। ये सब पढ़े होगा ना। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2, 8, 1। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 1। तो हर एक एलिमेंट जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। स्टेबल होने के लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट रूल इसी को बोलते हैं हम लोग, 8 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करना चाहता है आउटर मोस्ट सेल में। ये एक्चुअली आया था नोबल गैसेस से। नोबल गैसेस देखो, नोबल गैसेस जितने भी थे वो सारे क्या थे? खुद में स्टेबल थे। ये देखा गया कि जब नोबल गैसेस का, जैसे हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो ये तो एक ही शेल होता है इसमें, तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, मतलब इसका शेल क्या है? पूरा कंप्लीटली ऑक्युपाइड है। इसके बाद जैसे दूसरा नोबल गैस था नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। तो 2, 8 है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्गन, 18। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2, 8, 8। तो ये सारे नोबल गैसेस, जितने भी नोबल गैसेस थे, तो उस समय देखा गया कि नोबल गैसेस खुद में ही स्टेबल है। इसको किसी से कंबाइन करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कंबाइन करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इनका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या था? 0 था। इसलिए नोबल गैसेस का वैलेंसी भी क्या होता है? नोबल गैसेस का वैलेंसी 0 होता है, क्योंकि उनको स्टेबल होने के लिए कंबाइन करने का जरूरत क्या है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो खुद में ही स्टेबल है। तो जब देखा गया क्यों स्टेबल हो रहे हैं, तो इन सब में एक ही चीज पाया गया कि इन सभी के जितने भी शेल्स हैं, वो सारे शेल्स क्या होते हैं? कंप्लीटली ऑक्युपाइड होते हैं। ऑक्युपाइड है। तो उससे यही एक इन्फेरेंस निकाला गया कि जो भी एलिमेंट को स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए उस एलिमेंट को जो है बनना होगा। कोई भी जो है स्टेबल होने के लिए अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। जैसे सोडियम का नियरेस्ट नोबल बताओ, नियॉन है ना? सोडियम का नंबर कितना? सर आपका वॉइस कट रहा है। बताओ। सर आपका वॉइस आ रहा है? क्लियर नहीं आ रहा। सर आपका आवाज अब मिल रहा है आज? हेलो, अच्छा, नहीं ठीक आ है। रहा। हाँ सर, अब आवाज आ रहा। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा हो गया? नियॉन ही है ना। तो सोडियम को अगर स्टेबल होना है, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन किसके तरह अचीव करना होगा? नियॉन की तरह। तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करना होगा, इसको बताओ। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखो 2, 8। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इस अगर एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दिया, तो वो किसके तरह बन जाएगा? नियॉन की तरह। तो नियॉन की तरह बन जाएगा। मतलब एक बार नियॉन की तरह बन गया तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा सर। हाँ, तो कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव करना चाहता है। अब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए उसको या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। अब देखो, जैसे मान लो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इसका लिखोगे 2, 8, 5। इसका नियरेस्ट नोबल गैस
कौन सा है बताओ? आर्गन। कौन होगा या आर्गन होगा? अब इसको अगर आर्गन। आर्गन की तरह अगर बनना है, क्या करना होगा? एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या लूज करना होगा? गेन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे? 3। 3, क्योंकि इसका आउटर मोशन में 5 है, अगर 3 मिल गया तो इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होता है और कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है। तो जो लूज करके स्टेबल होता है उसको जनरली हम लोग बोलते हैं मेटल, और जो गेन करके स्टेबल हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है, क्लियर है ना? हेलो, Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। तो इसमें यही चीज है, वैलेंसी देखो, जैसे यहाँ वैलेंसी हम लोग पता कर सकते हैं। वैलेंसी का जैसे यहाँ पे वैलेंसी वही चीज हो गया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लूज या गेन कर रहा है, उसी को हम लोग वैलेंसी बोल देंगे। जैसे सोडियम का तुमसे वैलेंसी पूछा गया, तो सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने का जरूरत पड़ रहा है बताओ तो? 1. 1। तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया? 1. +1। 1। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस को कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने का जरूरत पड़ रहा है? 3. 3। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 8 8 और 2। अब इसको बताओ, इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? बोलो। आर्गन। आर्गन है। तो आर्गन की तरह बनने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा या गेन करना होगा? लूज। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे? 2। 2। तो इसका कैल्शियम का वैलेंसी कितना हो गया? वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका? +2। प्लस माइनस नहीं लिखते हैं हम लोग इसमें, वैलेंसी ऐसे ही बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बताते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं या गेन करना है। जैसे मान लो मैग्नीशियम का बताओ तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? बोलो। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 12। तो इसका लिखोगे 2, 8, 2। 2। वैलेंसी बताओ क्या हो जाएगा? 2 2। वैलेंसी क्या हो गया इसका? 2। ठीक है ना? फ्लोरीन का वैलेंसी बताना, बोलो। इन सबका वैलेंसी बताते जाओ, हम लिख रहे हैं। फ्लोरीन का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, बताओ। और सल्फर का। इन चारों का वैलेंसी बताना है। सर फ्लोरीन का 1 हाँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 9। 9। 2, 7 लिखोगे। कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है इसको? 1। 1। तो वैलेंसी क्या हो गया इसका? 1। एल्यूमिनियम का बताओ। 3। 3 2 8 3 हो गया। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? लूज। लूज कर। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वैलेंसी क्या आ जाएगा इसका? 3। 3। सिलिकॉन का बताओ। 4. हाँ, 2 8 4। अब 4 है तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है इसके लिए। ये मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है। मेटलॉइड समझते हो ना, जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों का दोनों प्रॉपर्टी। दोनों के प्रॉपर्टीज तो है। इसके लिए वैलेंसी क्या हो गया? 4। सल्फर का बताओ। 6. 2. सर 2 2। 8 6 हो गया। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है? गेन करना है। 6 तो ऑलरेडी है। नियरेस्ट नोबल गैस इसका आर्गन हो जाएगा, आर्गन होगा ना? तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे उसको? 2 2। तो वैलेंसी क्या हो गया इसका? आर्गन का बताओ वैलेंसी। 0। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि नोबल गैसेस का वैलेंसी हमेशा क्या होता है? 0, क्योंकि इनको कंबाइन करने का जरूरत नहीं होता है क्या? नहीं
ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लो, जैसे पीरियोडिक टेबल में देखो, हम एलिमेंट लिख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल जैसे यहाँ पे देखो, हम सेकंड पीरियड का एलिमेंट लिख रहे हैं। पीरियड 2 दिख रहा है? कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ तो पीरियड 2 में? पीरियड किसको बोलते हैं हम लोग? सर जो थोड़ी देर में रिपीट होता है। पीरियड इसमें बताया था ना, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोलते हैं और वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। ग्रुप। तो इसमें सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स देखो, कौन कौन सा है सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स? बेरिलियम। क्या चीज है? पहला एलिमेंट कौन सा है? लिथियम ना? सारे एलिमेंट्स बताना है तुमको। लिथियम, बेरिलियम, 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 फिर बोरॉन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके नियॉन। बाद नियॉन। नियॉन। दिख रहा है? अब इसमें देखना, इसमें तुमको वैलेंसी का ट्रेंड बताना है। लिथियम का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 20 से डिनोट कर रहे हैं। लिथियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा बताओ? 1, 1। बेरिलियम का वैलेंसी 2, 2। बोरोन का 3, 3। कार्बन का वैलेंसी 4, बताओ। 4, नाइट्रोजन का बताओ। सर 5, 5। फिर मार खाओगे। सर 2, 2। अरे यार, सर 3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2,5। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होगा? नियॉन होगा ना? तो नियॉन की तरह बनने के लिए इसको क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा या लूज करना होगा? गेन करना होगा। कितना गेन करना होगा? 3, 3। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन का 2, 2। फ्लोरीन का 1, 1। 1, नियॉन का 0, ट्रेंड दिख रहा है? बताओ। पीरियड में देखो, Yes. अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट। तो देखो कुछ दूर तक क्या हो रहा है? वैलेंसी इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद वैलेंसी क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये मेनली जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में होंगे ना, जैसे यहाँ तक लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, ये सारे लेफ्ट हैंड साइड में जो रहते हैं ये जनरली मेटल्स कहलाते हैं। और राइट हैंड साइड में जो रहेगा ये सारे क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स। तो इसमें देखो मेटल्स में क्या हो रहा है, कैसे वेरिएशन बताओगे? कि मेटल्स के केस में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वैलेंसी क्या हो रहा है? मेटल के केस में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। लेकिन नॉन मेटल के केस में अगर हम लोग राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो वैलेंसी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। Increase. ऐसे भी देखो, Increase लेफ्ट टू हो राइट नॉन मेटल में अगर, हाँ, नॉन मेटल में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना? तो मेटल में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट अगर जाने पे वैलेंसी बढ़ता है, और नॉन मेटल के केस में लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंसी क्या होता है? घटता है। दिख रहा है ना? इसी तरह हम लोग पीरियड 3 में भी देख सकते हैं। पीरियड 3 के एलिमेंट्स बताओ। सोडियम, मैग्नीशियम, पहला सोडियम, एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, 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 सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। आर्गन। बस पीरियड 3 का ही पूछे हैं। तो पीरियड 3 में आर्गन तक ही है ना? हाँ सर। यस सर। चलो इसमें वैलेंसी बताओ। सोडियम का बताओ। 1, मैग्नीशियम का 2, 2, एल्यूमिनियम का 3, 3, सिलिकॉन 4, 4, फास्फोरस 3, 3, सल्फर 2, 2, क्लोरीन 1, 1, आर्गन 0। 0।
तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये सारे क्या कहलाएंगे? मेटल हो गए। metal, और राइट हैंड साइड में जो हो गए ये तीनों, ये के सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे यहाँ तक। नॉन मेटल। नॉन और सिलिकॉन क्या होता है? मेटेलॉइड होता है। मेटल और नॉन मेटल दोनों का करेक्ट। दोनों का प्रॉपर्टी। तो मेटल में देखोगे, मेटल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वैलेंसी क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है। लेकिन नॉन मेटल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वैलेंसी क्या हो रहा है? decrease, इंक्रीज। डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है ना ट्रेंड? यस सर। तो ट्रेंड लिखो, क्या लिखोगे? अगर वैलेंसी का ट्रेंड पूछा जाए तो लिखोगे कि मेटल के केस में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में increase, वैलेंसी इंक्रीज Increase. करता है। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होता है? वैलेंसी। decrease करते हैं। समझ में आ गया? आया कि नहीं? यस sir. सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। हाँ, तो ये हम लोग पहला वेरिएशन जो चेक कर रहे हैं वैलेंसी का, वो पीरियड में चेक कर रहे हैं, मतलब अक्रॉस द पीरियड। ठीक है। अब दूसरा हम लोग वेरिएशन देखेंगे, वेरिएशन इन ग्रुप। ग्रुप समझते हो ना? ग्रुप किसको बोलेंगे? वर्टिकल columns, कॉलम्स को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। और पीरियड जो था ये क्या था? हॉरिजॉन्टल रो, मतलब रोज में हम लोग चेक कर रहे थे। तो ये रोज का वेरिएशन अलग है और ग्रुप का वेरिएशन क्या होगा? ये अलग होगा। तो ग्रुप में बताओ वैलेंसी चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम। जैसे ग्रुप 1 हम लोग देख रहे हैं, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, और कौन सा है? सोडियम है, पोटाशियम है। rubidium, हाँ, ठीक है। इसमें देखोगे सभी का वैलेंसी क्या होता है? 1, वैलेंस हाइड्रोजन का वैलेंसी देखोगे 1, लिथियम का क्या हो जाएगा? 1, सोडियम का वैलेंसी 1, पोटाशियम का वैलेंसी 1। 1, तो ग्रुप में वैलेंसी चेंज हो रहा है क्या? टॉप टू बॉटम आने पे ग्रुप में हम लोग टॉप No. टू बॉटम चेक करेंगे। no टॉप sir, टू सर। bottom, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो वैलेंसी क्या रहता है? किसी भी ग्रुप का वैलेंसी, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी क्या रहेगा? सेम। same रहेगा। इसी तरह ग्रुप 2 में भी हम लोग देख सकते हैं। ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। कैल्शियम। इसमें भी देखोगे बेरिलियम का कितना होता है? 2। 2 मैग्नीशियम का भी वैलेंसी देखोगे 2। 2 कैल्शियम का भी वैलेंसी क्या होता है? 2 तो ग्रुप में जितने भी सारे एलिमेंट्स होंगे, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम आएगा, इसका भी वैलेंसी 2 होगा। ट्रांस बेरियम आएगा, ये भी 2 आएगा। रेडियम आएगा, इसका भी वैलेंसी क्या रहेगा? तो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सभी का वैलेंसी क्या रहता है? सेम। तो ग्रुप में वैलेंसी चेंज होता है? no sir, नहीं। लेकिन पीरियड में कैसे चेंज होगा बताओ तो? सर मेटल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो metal में वैलेंसी बढ़ेगा। मतलब ऐसे बता सकते हो कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे शुरुआत में क्या हो रहा है? इंक्रीज करता increase है। करता है। और फिर बीच में क्या होगा? सेंटर से हम लोग जब और राइट शिफ्ट करेंगे तो वैलेंसी क्या होते जाएगा? डिक्रीज करते जाएगा। decrease, मेटल के केस में इंक्रीज करेगा वैलेंसी लेफ्ट टू राइट जाने पे, और नॉन मेटल के केस में लेफ्ट टू राइट जाने पे decrease करेगा। ये हम लोग पीरियड में चेक कर रहे हैं। लेकिन ग्रुप में क्या रहेगा? वेरिएशन कांस्टेंट, वैलेंसी सेम रहता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट किसी को? no sir, चलो, सबको समझ में आ गया ना इसमें? यस सर। ये हो गया वैलेंसी का ट्रेंड। इसके बाद एक और ट्रेंड है, ये इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड। एटॉमिक साइज समझते हो? एटॉमिक साइज का मतलब क्या हुआ? बोलो। हेलो, yes sir, एटॉमिक साइज का मतलब बताओ। sir radius of atom, किसी भी एटम का रेडियस या साइज।
तो जनरली किसी भी एटम का साइज जो है हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से टू द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, डिस्टेंस ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, इसी को हम लोग एटॉमिक साइज बोलते हैं। क्लियर है? मतलब कहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सेंटर से और कहाँ तक मेजर करना है? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डिफाइन अगर करने बोला गया एटॉमिक साइज को या रेडियस को, सर सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर। सर साउंड नहीं आ रहा आपको। सर ये पेज तो छुपा के रखो, मेरे पापा डांटेंगे। सर आवाज नहीं आ रहा। लेफ्ट कर दिया। हेलो, हाँ सर, आ गया। अब आ रहा। ठीक है, दिख रहा है ना उस पे? यस सर। हेलो, क्या आज ही इसको बताएं या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास सर। बोलो जल्दी। बता दो सर आज ही बता सर दीजिए। नेक्स्ट क्लास। आज ही बताते हैं। सर, आप हाँ सर आप डिसाइड करिए। चलो ठीक है, इसको खत्म ही कर देते हैं एटॉमिक साइज वाले को। ठीक है, तो दो वेरिएशन चेक करना होता है, एक अक्रॉस द पीरियड वाला और दूसरा अक्रॉस द ग्रुप। पीरियड में हम लोग कैसे चेक करेंगे? लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे दो ध्यान रखना, एटॉमिक साइज जो है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। सर स्क्रीन नहीं शेयर किए क्या आप? सर स्क्रीन नहीं सी। सर स्क्रीन उड़ गया है। आ गया? हाँ अब आया। सर ठीक है, आ गया ना? हाँ हेलो, हाँ सर आ गया। चलो ठीक है। एटॉमिक साइज जो है ये ध्यान देना, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स,
पहला चीज होता है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स। ये बात समझ में आ रहा है सबको? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, नंबर ऑफ शेल को हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एटॉमिक साइज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल्स के। तो जितना अभी हम लोग देखे थे कि ये डिस्टेंस जो होता है एटॉमिक साइज को डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ शेल अगर रहेगा किसी भी एटम में तो उसका रेडियस ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा बढ़ते जाएगा ना, बढ़ेगा ना। हाँ हेलो? सर। तो अगर रेडियस बढ़ते जाएगा तो उसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इंक्रीज होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखे हैं ये साइन, ये समझते हो ना, ये कौन सा साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली एटॉमिक साइज जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। जैसे मान लो हाइड्रोजन है और लिथियम है और सोडियम है, तो ये कैसे हम लोग पता करेंगे कितने नंबर ऑफ शेल हैं? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, मतलब इसके पास कितने शेल हैं, एक शेल है। लिथियम का लिखोगे 2,1, 1 सोडियम का लिखोगे 2,8,1, और इसके बाद पोटाशियम भी देख लो 2,8,8,1। 1। अब इसमें देखो ये इसके नंबर ऑफ शेल्स हमको कैसे पता चलेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। हाइड्रोजन में कितने शेल हो गए, 1। 1 एन का वैल्यू इसका 1 हो गया, नंबर ऑफ शेल। इसका एन का वैल्यू हो गया 2, नंबर ऑफ शेल इसमें 3 हो गया, नंबर ऑफ शेल 4 हो गया। तो देखो ये हम लोग देखते जा रहे हैं कि जैसे ही ये हम लोग चेक कर रहे हैं, पहला चीज नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा बोलो? सर बढ़े। हाँ, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा बोलो? सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ना, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसका एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहला फैक्टर ये होता है कि एटॉमिक साइज जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा जो होता है एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताओ, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज लिख देते हैं। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज समझते हो? मतलब सर कितना चार्ज है, हाँ, कितना चार्ज है, +1 -1 न्यूक्लियर चार्ज देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि प्रोटॉन पे क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े होगे ना। हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके चारों बगल शेल में रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, किसी भी शेल में न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर अट्रैक्ट करेगा, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का शेल अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये मान लो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये सेंटर है, और इसके पास एक शेल होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका मान लो यहाँ पे है। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसकी तरफ पुल करेगा ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जितने फोर्स से वो खींचता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है, जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो खींच रहा है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पर देखना, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा बोलो? सर घटेगा। क्योंकि अगर न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ना।
अगर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस तो साइज क्या होते जाएगा उसका, कॉन्ट्रैक्ट होगा। साइज अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज घट जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा लग जाएगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एटॉमिक साइज क्या हो गया, घट गया। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया, अगर न्यूक्लियस कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो साइज क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स कम हो गया तो वो एक्सपैंड कर जाएगा ना। यस सर। तो एक्सपैंड अगर हुआ तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर कम हो गया, डिक्रीज कर गया, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा बताओ, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा गया ना कि एटॉमिक साइज जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल, मतलब नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है ना दोनों फैक्टर्स? हेलो, यस हाँ सर। सर। चलो अब इसका वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं, जनरल ट्रेंड। तो इसका पहला वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं, वेरिएशन इन ए पीरियड। सर हाँ अब बोलो। पार हो रहा है, रुको अब इसको पार हो रहा है। इसको खत्म कर देते हैं वेरिएशन इन पीरियड को। ये एटॉमिक साइज तो वाला फिर से अगला क्लास में इसको एक बार, क्या, अगली क्लास में इसको एक बार फिर से रिवीजन करा दीजिएगा ना। ठीक है इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले। तो पीरियड 2 में बताओ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पीरियड 2 का एलिमेंट्स बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। बोलो, सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स बताओ जल्दी जल्दी। लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन। ये देखो लेफ्ट टू राइट हम लोग चेक कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो देखो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग पीरियड में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट गए तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है बताओ तो। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 2 है। फिर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर सॉरी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा। बेरिलियम का बताओ, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होगा न्यूक्लियस में, बोलो। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होते जाएगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा। ये चीज ध्यान रखना। इफ वी मूव फ्रॉम, ये याद रखना, इफ वी मूव फ्रॉम, ये जनरल ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस या डिक्रीजेस बताओ, सर डिक्रीज है। डिक्रीजेस। रीजन क्या होगा, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज।
न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इसी में एक टर्म हम लोग यूज करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो पहला चीज ये ध्यान रखना, पहला ट्रेंड क्या आ गया पीरियड में, पीरियड में अगर किसी भी एलिमेंट किसी भी पीरियड में 1 2 या 3 4 5 6 टोटल पीरियड कितने होते हैं 7, तो किसी भी पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू क्लियर चार्ज बढ़ेगा सर। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। हम लोग देखे थे एटॉमिक साइज जो होता है न्यूक्लियर चार्ज का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली होता है ना। यस सर। अगर एक बढ़ेगा तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा। अब दूसरा हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं ग्रुप में, इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में देखेंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। किसी भी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम आएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ड्यू टू रीजन बताओ। सर न्यूक्लियर चार्जेस डिक्रीजेस। नहीं, इसमें दूसरा वाला रीजन होता है, दो फैक्टर बताया था ना। पहला वाला फैक्टर क्या था, सर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ शेल्स, याद है कि नहीं, यस सर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। जैसे ग्रुप 1 में चेक करो, ग्रुप 1 में देखे थे हम लोग, ग्रुप 1 में एग्जांपल है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 8 1, पोटेशियम का 2 8 8 1। तो देखो टॉप टू बॉटम चेक कर रहे हैं ना हम लोग, इसमें नंबर ऑफ शेल कितना है हाइड्रोजन में 1, लिथियम में नंबर ऑफ शेल बोलो जल्दी 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4। तो नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ते जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज। एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर ग्रुप में हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए एटॉमिक साइज भी क्या होगा, टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में चेक करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। क्लियर है? यस ये सर। एटॉमिक साइज का ट्रेंड होगा, समझ में आया कि नहीं, देख लो यहाँ पर एक बार फिर से बता दे रहा है। एटॉमिक साइज जो होता है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला नंबर ऑफ शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा। तो जनरल ट्रेंड पीरियड में अगर हम लोग देख रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में मूव करोगे तो एटॉमिक साइज घटता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा अगर टॉप टू बॉटम हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो ये जनरल ट्रेंड है एटॉमिक साइज का। ठीक है, चलो तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो दो ट्रेंड आज हम लोग पढ़े हैं, वैलेंसी का और एटॉमिक साइज का। ठीक है, क्लियर है ना? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, डाउट है तो नहीं है सबको हो गया क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आज फिर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक बार एनसीईआरटी रीडिंग मारना तुम लोग इस चैप्टर का, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग से क्वेश्चंस करेंगे इसमें। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ये जनरल ट्रेंड है। ठीक है, इस कुछ एलिमेंट्स जो है इसमें एक्सेप्शन है, मतलब जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, तो एक्सेप्शंस भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। ठीक है, यस सर। चलो इसको नोट कर लियो ना, ऐसा मिल जाएगा ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे। बाय सर। बंद कर देना। सर एक बार नेक्स्ट क्लास में ना फिर से रिपीट कर दीजिएगा, ठीक ना? एक बार पढ़ लेना इसको, खुद
खुद भी पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलो ठीक है सर।